पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जैसे ही मॉडल रैम के अंदर आया था वहां पर रेड बटरफ्लाई आ जाती है जो वांग से लड़ना शुरू कर देती है। वो जानना चाह रही थी कि असल में वांग उसे कैसे पहचानता है, लेकिन वांग उसे इस चीज के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं होता। तो रेड बटरफ्लाई अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की मदद से वांग के ऊपर अटैक कर डालती है जो वांग के इमोशन और उसकी मेमोरी वगैरह को रिमूव करने का काम कर रहा था। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और वहां से बचकर भागने लग गया था। लेकिन तब भी रेड बटरफ्लाई उसका पीछा नहीं छोड़ती तो वांग उसी पाम टेक्निक को बनाना शुरू कर देता है जिसकी मदद से मॉडल रैम टूटा था, ताकि उसकी मदद से वो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को रोक सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रेड बटरफ्लाई ने जैसे इतना भयंकर पाम टेक्निक देखा था वो डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पाम टेक्निक को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके सारे के सारे अटैक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पाम टेक्निक को तो कुछ हो ही नहीं रहा था। इस चीज को देखकर रेड बटरफ्लाई बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी, तो वो वहां पर अपना बहुत ही ज्यादा आइस क्रिस्टल अटैक बना लेती है जिस वजह से जमीन के अंदर से नोकीले आइस बाहर निकलकर रेड बटरफ्लाई के लिए शील्ड बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि जैसे पाम टेक्निक उसके पास आएगी तो वो उन आइस शील्ड की मदद से रेड बटरफ्लाई तक के पहुंच ही नहीं पाएगी, उससे पहले ही वो खत्म हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा हो भी जाता है। जैसे ही पाम टेक्निक उस आइस क्रिस्टल के ऊपर अटैक करने वाली थी, उस पर अटैक करने से पहले ही वो पाम टेक्निक वहां पर पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वांग पट से एक पोर्टल बनाता है और पोर्टल के अंदर जाकर घुस जाता है। वो रेड बटरफ्लाई एकदम हैरान रह चुकी थी कि आखिर इसके पास इमॉर्टल रैम के अंदर भी टेलीपोर्टेशन पोर्टल कैसे आया। टेलीपोर्टेशन पोर्टल तो नॉर्मल बंदों के पास नहीं होता है, मतलब साफ है कि ये वांग कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है। इसके पास जिसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन है वो भी कमाल का है, इसके पास जो ट्रेजर वगैरह है वो भी कमाल के। मेरे ख्याल से ये एक एलीट डिसाइपल होगा अपने सेट का, जहाँ का भी ये डिसाइपल होगा और उसकी जो सेट होगी जिस कंट्री में होगी वो भी लेवल 5 से नीचे की तो कंट्री नहीं होने वाली। तो वहीं वांग अब एक दूसरे फ्रेगमेंट को छूते हुए एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका था। वो जगह पूरी तरह से लावे से बनी होती है और यहाँ का भी पत्थर का टुकड़ा डालियो ने अपने पास रखा था, तो वांग यहीं पर आ गया होता है। वहां पर आने के बाद वांग काफी ज्यादा थका हुआ था। वो कह रहा होता है कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर वो पाम टेक्निक बना लिया। माना कि वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन रेड बटरफ्लाई का ध्यान भटकाने के लिए तो काफी थी और मैं आसानी से उसके अटैक से बच गया। वरना अगर फाइट होती जबरदस्त वाली तो मुझे भी बहुत नुकसान हो सकता था, क्योंकि वो मुझसे कल्टीवेशन में आगे ही है। उसी के साथ साथ कुछ मिनट के मैंने पाम टेक्निक को बनाया था और मेरी काफी ज्यादा पावर को इसने अपने अंदर ही घसीट लिया। मतलब कि जब भी मुझे पाम टेक्निक बनानी होगी ये सोच के बनाना होगा कि वो पाम टेक्निक मेरी अच्छी खासी स्पिरिचुअल पावर को घसीट लेगा। इसके बाद वांग जिस फ्रेगमेंट वाले वर्ल्ड के अंदर अभी वो आया था उसे ही अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है। वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ लावा वगैरह ही थे। लेकिन जैसे वांग आगे बढ़ा था अलग अलग जगह पे स्पेस रिफ्ट खुलने लग जाते हैं। मतलब समझो कि एक छोटा सा पोर्टल हो गया, जो पोर्टल जो भी बंदा सामने दिखा देता है उसे अपने अंदर घसीट लेता है और ये घसीट कर न जाने कहाँ ले जाएगा उसकी कोई हद नहीं। इसलिए वांग उन सभी स्पेस रिफ्ट से बचने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक की यहाँ पर स्पेस रिफ्ट से बचने के बाद वांग एक जगह पर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर है क्या। उसे पता चलता है कि यहाँ पर भी तो स्वॉर्ड सेट ने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाकर रखा हुआ है जो कि उनके सेट से सीधा का सीधा यहाँ पर जो मेरे सामने गुफा दिख रही है उसके अंदर खुलता है। मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आता ही होगा स्वॉर्ड सेट से, और यहाँ पर कोई आता है तो ये जगह कोई वीरान तो नहीं होगी, अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो कमाल की हो सकती है। इसलिए मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। लेकिन अब मैं इस बिल्कुल अनजान जगह पे डायरेक्ट घुसूंगा तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किस तरह के खतरे हो सकते हैं। क्या पता कोई भी ऐसा खतरा आ जाए जिसके बारे में मैं बिल्कुल अनजान रहूं। तो एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर चुप कर रह जाता हूँ। हो सकता है कि थोड़ी देर में स्वॉर्ड सेट से कोई यहाँ पर आ जाए, तो उसके बाद मैं आसानी से जान लूंगा कि यहाँ पर ऐसा सीक्रेट है क्या जिसकी वजह से स्वॉर्ड सेट ने यहाँ पर पोर्टल बनाया। इसलिए वांग एक जगह पर जाकर छुप जाता है और वहाँ पर छुपे छुपे उसे करीब 3 दिन हो चुके थे। 3 दिनों से अभी तक कोई वहाँ पर नहीं आया था। लेकिन 3 दिन बाद अचानक से वहाँ का पोर्टल एक्टिवेट होता है, क्योंकि स्वॉर्ड सेट से 2 बंदे यहाँ पर आ रहे थे। वांग कहता है बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। ये लोग यहाँ पर आए हैं तो अब मैं इनका पीछा करते हुए जान लूंगा कि यहाँ पर पोर्टल बनाने का क्या ही मकसद था। 2 बंदे जो यहाँ पर आए थे वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो हमारे सामने जो है वो इमॉर्टल बीस्ट मेंशन है, इसके अंदर बीस्ट वगैरह रहा करते थे। ये एक नहीं बल्कि टोटल हमारे जो स्वॉर्ड सेट के एंसेस्टर वगैरह हैं उन्होंने अब तक के 6 इमॉर्टल बीस्ट मेंशन को ढूंढा हुआ है। उनमें से ये 6ठे नंबर पे आता है। उनमें से एक बंदे का नाम ज़ैंग हाओ था। वही यहाँ पर जो 2 लोग आए हैं उनमें से सीनियर है और दूसरा वाला बंदा उसका जूनियर है। ज़ैंग हाओ बता रहा था कि इस जगह को हमारे एंसेस्टर ने बिल्कुल बाय चांस ही ढूंढ निकाला था। कोई इरादा भी नहीं था इस जगह को ढूंढने का, लेकिन अचानक से ये जगह उन्हें मिल गई थी। इसके बाद वो दोनों वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लग गए थे। उनके पास जो टेक्निक थी उस टेक्निक की वजह से वो लोग स्पेस रिफ्ट जो यहाँ पर खुल रहा था उन सभी को स्टॉप कर देते हैं और बड़ी आसानी के साथ वो गुफा की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर वांग अभी है। ये चीज देखकर वांग काफी ज्यादा हैरान रहता है। उसे समझ में आता है कि ये जो टेक्निक इन लोगों ने इस्तेमाल किया ना, इसकी
मदद से स्पेस रिफ्ट से बचा जा सकता है और इस टेक्निक का नाम है मेंडिंग सर्च टेक्निक। अगर मैं इस टेक्निक को सीख लूं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और इस इमॉर्टल रैम के अंदर जब भी स्पेस रिफ्ट बनेंगे मैं इनसे आसानी से बच जाऊंगा। तो वहीं ज़ेंग हाओ जो था वो अपने जूनियर ब्रदर से कह रहा था कि तुम यहाँ पर आने के बाद ना जरा सा सावधान रहना, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है और यहाँ पर हम टेलीपोर्टेशन पोर्टल का भी इस्तेमाल नहीं, जब हम गुफा से बाहर निकलेंगे तभी पोर्टल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी होगा हमें खुद के हिम्मत पे ही सब खतरों का सामना करना पड़ेगा। जूनियर ब्रदर कह रहा था कि यहाँ पर तो ये जगह कई सालों से वीरान है, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पर जिस चीज की तलाश में हम आए हैं वो मौजूद होगी? मुझे नहीं लगता कि वो होगी, वो खत्म हो गई होगी। ज़ेंग हाओ कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है ना वो इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट है। अगर ये अपने शुरुआती टाइम पे होता जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तब तो हम उसे पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर इतने साल गुजर चुके हैं तो वो थोड़ा कमजोर हो गया होगा। उसके बाद हम आसानी के साथ उसकी इमॉर्टल स्पिरिट जो है बीस्ट की उसे हासिल कर सकते हैं। उल्टा ये हमारे लिए अच्छी ही चीज है। एक बार हमें इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट मिल जाए तो उसके बाद हम फ्यूचर में अपनी कल्टीवेशन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, वो हमारा बहुत ज्यादा काम आएगी। उनकी वांग छुप कर सारी बातें सुन रहा था कि आखिर ये लोग कह रहे क्या हैं और इनके यहाँ पर आने का मकसद क्या है। वांग को भी पता चल चुका था कि यहाँ पर किसी तरह की इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट मौजूद है, उसी को लेने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। तभी तो इतनी खतरनाक जगह पे भी यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट वालों ने पोर्टल बना कर रखा था, बड़ी कमाल की बात है। इसके बाद ज़ेंग हाओ और जूनियर ब्रदर एक गेट के पास आ जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था कि इसके अंदर जाने के बाद ही इमॉर्टल बीस्ट का इलाका शुरू होता है, इसलिए वो दोनों उसी जगह के अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद उन्हें वहाँ पर एक पुतला दिखाई दिया था जो कि किसी बीस्ट का लग रहा था और हो ना हो शायद यही होगा इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही होती है। उसे देखकर यहाँ पर ज़ेंग हाओ जो था जूनियर ब्रदर से कहता है कि तुम आसपास की जगह पर ना थोड़ी सी निगरानी रखो जब तक कि मैं जो ये बीस्ट की स्पिरिट में से जो पावर निकल रही है ना इसे कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से जूनियर ब्रदर वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से निगरानी करने लग गया था और ज़ेंग हाओ जो होता है वो एक पॉट निकाल कर उसके अंदर उस स्पिरिट की पावर को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। वो पॉट भी काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। पॉट इस तरह से डिजाइन ही किया गया होता है कि वो आसपास का सारा ऑरा अपने अंदर एब्जॉर्ब करके कलेक्ट कर सकता है। इस चीज को देखकर वहाँ एकदम शॉक में जा चुका था कि अरे इनके पास ये किस तरह का पॉट है, ये पॉट तो बड़ा कमाल का है, इतनी फटाफट ये सेलेस्टियल एनर्जी को अपने अंदर कलेक्ट किए जा रहा है। ये मेरे पास होता तो मैं कितनी एनर्जी को अपने अंदर कलेक्ट कर लेता। तो वहीं ज़ेंग हाओ जो होता है वो काफी ज्यादा एनर्जी को पॉट के अंदर कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकालता है और जूनियर ब्रदर से कह रहा था कि इस बार तो हमें बहुत ही कमाल की चीज मिली है, देखो कितना अच्छा हमें यहाँ पर क्रिस्टल मिल गया। वो जूनियर ब्रदर से कहता है कि इसके अंदर इतनी पावर है ना कि हम इससे 2 अलग अलग तरह के क्रिस्टल बना सकते हैं, तो इसे तुम अपने पास रखो, हम बाद में इसका 2 पीस बना लेंगे। लेकिन उस पॉट के अंदर अभी भी काफी ज्यादा पावर बची हुई थी, जो पॉट अब ज़ेंग हाओ अपने पास ही रखने वाला था। उस पॉट को भी उसके एंसेस्टर ने ही अपने हाथों से बनाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा सेलेस्टियल पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके रख सकता है। तभी उन्हें आसपास कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है। इस चीज को देखकर वो घबरा जाती है कि यहाँ पर कोई आ तो नहीं रहा, आखिर की आवाज किस चीज की थी। तब आगे बढ़ते हुए उन्हें वहां पर एक स्केलेटन दिखाई देता है जिसके सर के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। ज़ेंग हाओ जूनियर ब्रदर से कहता है कि जरा तुम जाके चेक तो करो कि आखिर ये चीज है क्या। वो जूनियर ब्रदर तो था वो थोड़ा घबरा जाता है कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन ज़ेंग हाओ कहता है कि जाओ ना, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर तैयार हूँ, कुछ गड़बड़ हुई तो हमला कर दूंगा मैं, तुम बेफिक्र जाओ। इसलिए वो जो जूनियर ब्रदर था वो एकदम ज्यादा डरते डरते उस स्केलेटन की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान का ही वो स्केलेटन है जो कि बहुत सालों पहले यहाँ पर मर गया होगा, लेकिन उसके सर से पावर कैसे निकल रही है इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। ज़ेंग हाओ जूनियर ब्रदर से कहता है कि दूर खड़े होकर अचार डाल रहे, जाओ उसके करीब जाओ, उठा के देख उसका चेहरा कि आखिर जो पावर निकल रही है इसका कारण क्या है, जल्दी जा, यहाँ पे दूर क्यों खड़ा है तू, जाओ और फटाफट से उसका जो स्कल है ना स्केलेटन का उसे उठाकर यहाँ पर ले आ। जूनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा डरते डरते लेकिन आखिरकार उसने वहां पर उस स्कल को उठा लिया था जिसके अंदर से पावर निकल रही थी। ज़ेंग हाओ हैरान रहता है कि ये उसने तो इसको उठा लिया लेकिन कोई पावर नहीं निकली, तो लेकिन आखिर फिर यहाँ पर स्कल के अंदर से पावर क्या निकल रही थी, इसका वजह क्या था। तभी वो स्कल वहां पर फट जाता है और उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकली थी जिसकी कोई हद नहीं थी। उसके अंदर वही इमॉर्टल स्पिरिट जैसी कोई क्रिएचर जैसी चीज होती है जो स्कल के अंदर घुसकर उसे पावर दे रही थी। जूनियर ब्रदर और ज़ेंग हाओ दोनों हैरान कि ये चीज क्या है, लेकिन ज़ेंग हाओ कहता है कि शायद मुझे पता है कि ये चीज क्या है। जो छोटे छोटे क्रिएचर है, इन्हीं क्रिएचर को जो सेलेस्टियल बीस्ट होते हैं वो खाया करते हैं, उनका खाना है ये, जिन्हें सेलेस्टियल फूड कहा जाता है। वांग को याद आता है, अरे हाँ ये तो वही क्रिएचर है ना जो मैंने अपने मॉस्किटो बीस्ट को दिया था और उसे खाकर वो अपना ब्रेक थ्रू कर गया था। अच्छा तो मतलब
उसको सेलेस्टियल फूड कहते हैं। मेरा मॉस्किटो बीज तो बहुत ज्यादा तड़प रहा था, तो ठीक है मैं यहाँ पर बहुत सारे इस सेलेस्टियल फूड को कलेक्ट करके अपने मॉस्किटो बीस्ट के लिए ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज गड़बड़ी है कि जब मैं एंशिएंट गॉडलैंड में गया था तो वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो सेलेस्टियल एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये जो सेलेस्टियल फूड है वो कहाँ से आ रहे हैं। जहाँ से भी ये आ रहे होंगे वो जगह बहुत खतरनाक हो सकती है, तो मुझे बहुत ज्यादा सावधानी यहाँ पर बरतनी पड़ेगी। तो वहीं जूनियर ब्रदर जो था वो एकदम ज्यादा हैरान था कि आखिर ये मामूली सा छोटा सा क्रिएचर इतनी ज्यादा पावर को अपने अंदर कैसे रख सकता है। जब वो स्कल फटा था ना तो मुझे लगा कि मैं तो मर गया, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर थी उसके अंदर जिसके बारे में मैंने सोचा तक ना हो। ऐसा लग रहा है ना कि वो पावर अभी तक मेरे अंदर चढ़ गई है और वो मुझे धीरे धीरे करते हुए मार डालेगी। मैं भी उसी की तरह स्केलेटन बन जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़ैंग हाओ से कहता है कि अरे तू इतने मामूली से क्रिएचर से डर गया, अबे तू है कैसा इंसान, छोटे से क्रिएचर से डर जाता है तू। जब तू इतना ही कार है तो तू सेक्ट में आया ही क्यों और यहाँ पर क्यों आया मेरे साथ? फिर पहले गोद में घुस गया होता ना अपनी मम्मी के। अभी तो हमें मेन चीज लेना बाकी ही है, जिस चीज के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब जो पुतला इन लोगों को मिला था जिसके अंदर से पावर निकल रही थी वो ओरिजिनल इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट नहीं थी। इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट तो अभी बाकी है जो अभी तक उन्हें मिली तक नहीं, और उसे ही लेने के लिए यहाँ पर ये आए हैं। ज़ैंग हाओ की बात सुनकर यहाँ पर वांग को डाउट लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई तो वजह है, तभी यहाँ पर ज़ैंग हाओ अपने जूनियर ब्रदर को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे सिर्फ मोहरा बनाकर यहाँ पर लाया है ताकि वो इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट हासिल कर ले। उसके बाद हो सकता है कि वो जूनियर ब्रदर को भी मार डालेगा। इसकी बातें मुझे सही नहीं लग रही। तो वहीं ज़ैंग हाओ और उसका जूनियर ब्रदर जैसे ही आगे बढ़ रहे थे उसे सामने एक चीज दिखाई दी थी जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी। उस चीज को देखकर यहाँ पर ज़ैंग हाओ एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अरे वाह, ये तो सेलेस्टियल ट्रेजर है, ये हमारे हाथ लग गया, ये तो बहुत कमाल की चीज है। वो बड़ा ही खुश हो रहा था वहां पर। वो जैसे यहाँ पर उस सेलेस्टियल ट्रेजर की पावर को अपने अंदर डाल रहा होता है उसे वहां पर वही सेलेस्टियल फूड वाला क्रिएचर दिखाई दिया था जो कि आसपास ही घूम रहा होता है। मतलब साफ था कि उसी का यहाँ पर घर होगा जो यहीं पर छुप कर रहता है। और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वही चीज वहां पर हो जाती है। जैसे ही वो सेलेस्टियल फूड वाला क्रिएचर बचकर यहाँ पर आया था वो अपने पूरे साथियों को बता देता है। इस वजह से छत फाड़ कर वहां से बहुत ज्यादा वो सेलेस्टियल फूड वाले क्रिएचर बाहर आने लग गए थे जो ज़ैंग हाओ और उसके जूनियर ब्रदर पे हमला शुरू कर देते हैं। उन दोनों की फटकर हाथ में आ जाती कि बाप रे ये क्या चीज थी। वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं ताकि जैसे तैसे वो लोग सेलेस्टियल फूड क्रिएचर से खुद को बचा सके। वो क्रिएचर एक नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आ चुके थे जो दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। अब तो लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों यहाँ पर बच पाएंगे। जूनियर ब्रदर वहां पर अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सेलेस्टियल फूड क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। अब तो यहाँ पर और ज्यादा आने लगते हैं जो इन दोनों को कैसे भी करके आज यहाँ पर मारना चाह रहे थे। ज़ैंग हाओ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुछ भी क्यों ना कर लेते वो दोनों, लेकिन वो क्रिएचर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जूनियर ब्रदर एकदम हैरान था कि यहाँ पर इतने ज्यादा ये क्रिएचर कैसे आ सकते हैं, इतना तो कहीं पर भी नहीं होते, इतने अचानक से एक साथ कैसे आ गए। यहाँ पर ज़ैंग हाओ कहता है कि इनसे बचना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पर थोड़े बहुत होते तो मैं अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें रोक सकता था, लेकिन ये इतने ज्यादा है कि मैं अपनी पावर की एकदम सीमा तक की भी क्यों ना चले जाऊं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का यहाँ पर मरना तय हो चुका है। लेकिन वो अपने मन में कहता है कि मैं ऐसा तो नहीं मरने वाला, चाहे इसके लिए मुझे अपने इस जूनियर ब्रदर को कुर्बान क्यों ना करना पड़ जाए, मैं तो अपनी जान बचा कर रहूंगा। तो अब बारी आ चुकी है इसके साथ धोखा करने की। जिसके बाद ज़ैंग हाओ जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जूनियर ब्रदर की कल्टीवेशन पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। इस वजह से ज़ैंग हाओ वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था और जहां वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के अर्ली स्टेज पे था वो उसके मिड स्टेज पे पहुंच गया होता है। जूनियर ब्रदर सदमे में जा चुका था कि इसने तो मुझे सामने सामने धोखा दे दिया, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो इसके साथ आया था ना, इसके ऊपर भरोसा करके आया था। ज़ैंग हाओ यहाँ पर भी नहीं रुकता। पूरी कल्टीवेशन पावर छीनने के बाद वो जूनियर ब्रदर को उठाकर सीधा का सीधा उन्हीं क्रिएचर की तरफ फेंक देता है कि जा तू मर जा, जब तक तुझे खाएंगे तब तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और ऐसा हो भी जाता है। जैसे ही यहाँ पर जूनियर ब्रदर को वो क्रिएचर खाने लग गए थे, इसी चीज का वादा उठाते हुए वो ज़ैंग हाओ जो था वहां से भाग निकलता है, काफी दूर निकल चुका था जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। तो वहीं हम वांग को देखते हैं जो यहाँ पर इतने ज्यादा उन क्रिएचर को देखकर कह रहा था कि ऐसे अपॉर्चुनिटी ना लाइफ में एक बार मिलती है, इतने ज्यादा क्रिएचर यहाँ पर है कि मैं इन्हें अपने पास रख कर बहुत आगे तक के जा सकता हूँ। तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है इन क्रिएचर को पकड़ने का, मैं इन्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। तभी उन क्रिएचर को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक और बंदा है जो यहाँ पर छुपा हुआ था, तो वो यहाँ पर वांग के ऊपर भी हमला करने के लिए उसी की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन वांग यहाँ पर कोहराम मचाने के लिए तैयार था ताकि वो एक एक को पकड़कर मार डाले और उन सबको वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन वांग अभी यहाँ पर उनके अटैक से कैसे बचेगा ये चीज अभी हमें नहीं दिखाई जाती। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।